हेलो एवरीवन। तो एपीआई क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम एपीआई क्रिएट करते हैं। हम एपीआई क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क यूज़ करके, और मोंगोज हम यूज़ करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, और डेटाबेस हम यूज़ करेंगे मोंगोडीबी एटलास, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है बेसिक एपीआई, और मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैंने न्यू टर्मिनल ओपन किया और ये बेसिक एपीआई में इस फोल्डर में हूँ। तो सबसे पहले एपीआई क्रिएट करने के लिए हम npm init करते हैं, जो नोड पैकेज मॉड्यूल है उसको इनिट करते हैं। npm init करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर package.json नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। मैं प्रोसेस को रन करता हूँ, यस सिंपली डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखता हूँ सब, ठीक है ना, और ओके। तो मैंने क्या npm init किया तो हमारे पास package.json नाम की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब सबसे पहले हमने जो इसमें इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस npm। हमने यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है क्योंकि एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है एपीआई क्रिएट करने के लिए। इसी के साथ हम मोंगूज भी इंस्टॉल करते हैं क्योंकि हम जो अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे वो मोंगूज के थ्रू करेंगे। npm i mongoose, ये मोंगोज इंस्टॉल किया हमने, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है ना, और उस फाइल में हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मैं उस फाइल का नाम रखता हूँ server.js, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना सर्वर को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा एक्सप्रेस जेएस है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए इसमें थोड़ा ओल्ड वर्जन सिंटैक्स यूज़ होता है, रिक्वायर यूज़ करते हैं हम। डायरेक्टली जो इंपोर्ट कीवर्ड है वो यूज़ नहीं करते क्योंकि कभी कभी मॉडर्न ब्राउज़र पर वो वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं करता हूँ कॉन्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट किया है, ठीक है ना। एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट करने के बाद इस एक्सप्रेस को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और जो भी ये रिटर्न करेगा उसको एक ऐप नाम के कॉन्स्टेंट में वेरिएबल में मैं स्टोर किया है, ठीक है ना। अब ये जो ऐप हमारा वेरिएबल है ये भी एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, और इसके ही हम मेथड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसमें ऐप में ही एक मेथड होता है लिसन, ठीक है ना। इसमें अगर हम यूज़ करें ऐप डॉट लिसन, ठीक है ना। ऐप डॉट लिसन ये एक मेथड है, और इस मेथड को ही हम यूज़ करेंगे अपने सर्वर को क्रिएट करने के लिए। ऐप डॉट लिसन जो मेथड है वो दो आर्ग्यूमेंट हमने उसमें पास करने रहते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो रहता है हमारा वो पोर्ट जिस पर हमने अपने बैकएंड सर्वर को रन करना है। ये मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया है 3000। और सेकंड रहता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना। सेकंड हमारा कॉल बैक फंक्शन रहेगा। ये कॉल बैक फंक्शन कब एग्जीक्यूट होएगा, जब भी हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुल रन हो जाएगा तो हमारा ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं कॉल बैक फंक्शन के अंदर, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो इस तरह हमने क्या किया, अपना सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है ना। ये हमारा जो ऐप डॉट लिसन से हमने सर्वर क्रिएट किया है, और अगर हम इस फाइल को रन करेंगे तो ये हमारा सर्वर रन होएगा, ठीक है ना। और ये हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट को HTTP रिक्वेस्ट जो हम सेंड करेंगे उनको लिसन भी कर सकता है। वो हम बाद में सेंड करेंगे, पहले हम ये देखते हैं हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये सर्वर डॉट जेएस है फाइल, इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे स्टार्ट करके, ठीक है ना। और स्टार्ट स्क्रिप्ट में हमने नोड जेएस के थ्रू इस सर्वर डॉट जेएस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैंने फाइल को रन किया और ये स्क्रिप्ट में रन करता हूँ यहाँ पर npm स्टार्ट, ठीक है ना। npm स्टार्ट किया तो ये हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो गया है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। क्योंकि ये हम अपना बैकएंड का सर्वर बना रहे हैं तो जो हमारा कंसोल होगा वो बैकएंड में ही प्रिंट होएगा, फ्रंट एंड में कंसोल प्रिंट नहीं होएगा, क्योंकि ये हम अपना बैकएंड का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। ये तो हमने सर्वर को अपने रन किया है। अब हम क्या करेंगे, पहले मोंगोडीबी को इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अपने इस सर्वर से मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे। मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मोंगूज। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मोंगूज को रिक्वायर करते हैं, ठीक है ना। मोंगूज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। मोंगूज को इंपोर्ट करने के बाद अगर मोंगोडीबी को हमने कनेक्ट करना है तो उसमें से मोंगूज का एक मेथड यूज़ करते हैं हम, कनेक्ट मोंगूज। तो यहाँ पर हम मोंगूज डॉट कनेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, और मोंगूज डॉट कनेक्ट एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। वो हमने क्या आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करना रहता है, मोंगोडीबी का URL। जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस है, इस मोंगूज डॉट कनेक्ट में उस डेटाबेस का हमने URL यहाँ पर पास करना रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम
अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं मोंगोडीबी एटलास पर, और वो यूआरएल यहाँ पर पास कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोंगोडीबी एटलास में अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया और प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं बेसिक एपीआई, बेसिक एपीआई, और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर, क्रिएट प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद क्या करना रहता है, हमने यहाँ पर क्लस्टर क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये क्लस्टर ही एज अ डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। क्रिएट क्लस्टर हम करते हैं। उसके बाद हमने जो यूज़ करना है वो फ्री वर्जन यूज़ करना है, M0 फ्री, ठीक है ना। और क्रिएट डिप्लॉयमेंट करते हैं और वेरीफाई ट्रैफिक लाइट, यहाँ पर ये पॉपअप आएगा, पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड कॉपी करना है। और उसके बाद हमने ये करना है क्रिएट डेटाबेस यूज़र, इसको हमने क्लिक किया और क्रिएट अ कनेक्शन मेथड, चूज़ कनेक्शन मेथड, ठीक है ना। कनेक्शन मेथड जो हम चूज़ करेंगे वो ड्राइवर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, वो जो ईमेल और पासवर्ड था, यूज़र नेम और पासवर्ड था, वो उधर से कॉपी किया था, और ये पासवर्ड हम यहाँ पर स्टोर किया है और कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन मेथड चूज़ करेंगे वो ड्राइवर चूज़ करेंगे, और उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमने क्या करना है कि npm इंस्टॉल मोंगोडीबी, हमने पहले मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना है यहाँ पर। तो मैं सर्वर को करता हूँ स्टॉप और यहाँ पर करता हूँ मोंगोडीबी इंस्टॉल, ठीक है ना। मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डन करते हैं, ये डन हुआ और ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्ट पर क्लिक करते हैं और हमने ड्राइवर यूज़ करना है, और ये ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके बाद मेन चीज़ थी हमारी ये हमें यहाँ पर कनेक्टिंग स्ट्रिंग मिल जाएगी, इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने यहाँ पर पास करनी है, ठीक है ना। mongoose.connect में पास करनी है, लेकिन इसको डायरेक्ट हम पास नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक .env फाइल क्रिएट करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे .env करके। .env फाइल मैंने क्रिएट की, और यहाँ पर जो मोंगोडीबी का यूआरएल था वो मैं यहाँ पर एज अ मोंगोडीबी यूआरआई वेरिएबल करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँ, क्योंकि जो हमारा मोंगोडीबी यूआरआई है ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको .env फाइल में डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो भी .env फाइल में हम स्टोर करेंगे तो वो हमारा गिटहब पर अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको .env फाइल में स्टोर करेंगे और उधर से इसको यूज़ करेंगे। जो पासवर्ड था हमारा ये था Ctrl+X, और यहाँ पर हम जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग है अपना पासवर्ड को चेंज करते हैं, db पासवर्ड, यूज़र नेम वही है, ठीक है ना। पासवर्ड को चेंज किया, फाइल को सेव किया। अब हमने क्या करना है, ये जो .env फाइल से वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पर मोंगो यूआरआई, इसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना। इसको यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, .env फाइल से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने यूज़ करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं process.env और फिर उस वेरिएबल का नाम जिसको हमने यूज़ करना है, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर ये जो पोर्ट हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर हमने पोर्ट हार्ड कोडेड 3000 किया है, लेकिन हम मैं पोर्ट को भी क्या करता हूँ, यहीं पर डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना। पोर्ट को मैं यहाँ पर डिफाइन किया है 3000, ठीक है ना। 3000 ही 8000 करते हैं, इसको 8000 डिफाइन करते हैं पोर्ट को। और यहाँ पर ये जो पोर्ट है, पोर्ट की वैल्यू हार्ड कोड नहीं लेते हैं, बल्कि हम process.env.port, ठीक है ना। अब हमारा पोर्ट कहाँ से आ रहा है, process.env.port से आ रहा है, और यहाँ पर से ये हटाकर मैं हार्ड कोड बल्कि यहाँ पर लिखता हूँ ये process.env.port। तो कंसोल में हमारा प्रिंट होएगा प्रोसेस इज रनिंग ऑन पोर्ट, और जो भी ये वैल्यू होगी इसकी वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन ये जो हम .env फाइल से डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, बल्कि पहले क्या करना होगा, हमने .env पैकेज को इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर npm i.env इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद अब उसको हमने क्या करना रहेगा, इंपोर्ट करना रहेगा, ठीक है ना। .env को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको कन्फिग करेंगे। वो .env से क्या करेंगे, उसका एक कन्फिग मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद अब हम इसमें .env फाइल से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू .env फाइल से ऐसे ही डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए क्या करना होगा, .env पैकेज इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद उस .env पैकेज पर कन्फिग मेथड हमने रन करना होगा। ये कन्फिग मेथड रन करने के बाद अब इसके बाद कोई कहीं पर भी हम .env फाइल से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करेंगे, प्रोसेस .env और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू हमने यूज करनी है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं करूंगा और सर्वर को दोबारा से रन करता हूं, दोबारा से npm स्टार्ट, तो अब हमारे पास आ गया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, ठीक है ना। और ये 8000 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ये 8000 हमारे .env फाइल से आ रहा है। अब हमारा सर्वर रन हो रहा है और यहाँ पर जो पोर्ट की वैल्यू आ रही है वो .env फाइल से आ रही है। .env फाइल से पोर्ट की वैल्यू आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, मोंगोज को कनेक्ट करना है। तो मोंगोज को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट मेथड यूज करने के बाद ये जो कनेक्ट मेथड होता है ये प्रोमिस रिटर्न करता है, ठीक है ना। प्रोमिस रिटर्न करता है। तो प्रोमिस को रिजोल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। यूज करते हैं .then, ठीक है ना, .then मेथड। ये then मेथड कब एग्जीक्यूट होएगा, जब ये हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली हमारे MongoDB एटलास से कनेक्ट हो गया तो then मेथड एग्जीक्यूट होएगा। और अगर इसको कनेक्ट होने में कोई एरर आई तो उसके लिए कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होएगा, कैच मेथड एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। और .then और .catch मेथड दोनों ही कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर पास कर रहा हूँ और कैच में भी मैं कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कॉल बैक फंक्शन जो .then का कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ मैं कंसोल के अंदर ये प्रिंट करा रहा हूँ कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो ये कंसोल हमारा प्रिंट हो जाएगा। और अगर उसमें कोई एरर आई तो एरर ब्लॉक में मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ फेल टू कनेक्ट MongoDB, ठीक है ना। अब मैं इसको सर्वर को दोबारा से रन करता हूँ। हमको कुछ भी अगर हम कुछ भी यहाँ पर सर्वर .js फाइल में चेंज करेंगे तो उस चेंज करने के बाद फाइल को सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सर्वर एक तरह से लाइव नहीं रहेगा, बल्कि हर बार हमने इसको सर्वर को रन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर्वर को किल किया उस कंट्रोल C से और उसके बाद npm स्टार्ट दोबारा किया, ठीक है ना। दोबारा किया तो सर्वर हमारा रन हो गया है और ये हमारा कनेक्ट भी हो गया है MongoDB से, ठीक है ना। अगर हमने ऐसा करना है कि कोई भी हम यहाँ पर चेंज करें इस फाइल में या किसी भी फाइल में, बैकएंड की किसी भी फाइल में चेंज करें और ये सर्वर ऑटोमेटिकली हमारा रन हो जाए, तो उसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे नोडमन, ठीक है ना। तो मैं सर्वर को पहले यहाँ पर किल करता हूँ और पैकेज इंस्टॉल करता हूँ npm i nodman। ये नोडमन पैकेज हमने इंस्टॉल किया। अब हमने क्या करना है, पैकेज .json फाइल में जहां पर हम नोड यूज कर रहे थे ना वहां पर हम यूज करेंगे नोडमन, ठीक है ना। अब मैं नोडमन को अगर यूज करूँगा और सर्वर को रन करूंगा npm स्टार्ट पर, अब कोई भी अगर मैं कुछ भी इस फाइल में चेंज करूंगा, अगर मैं यहाँ पर स्पेस हटाता हूँ ये और फाइल को जब मैं सेव करूंगा ना, अभी फाइल सेव नहीं है, सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने फाइल को सेव किया तो ये सर्वर, ठीक है ना, ये सर्वर हमारा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जब भी हम कुछ भी इसमें चेंज करेंगे और फाइल को सेव करेंगे तो सर्वर हमारा रन हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक्सप्रेस के थ्रू एक सर्वर क्रिएट किया है और उसको MongoDB एटलास से कनेक्ट भी किया है, ठीक है ना। सर्वर कैसे क्रिएट किया है हमने, सर्वर क्रिएट करने के लिए हमने किया है, जो हमने एक्सप्रेस मॉड्यूल को एक्सप्रेस पैकेज को जो हमने इंस्टॉल किया था उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद जो वो रिटर्न कर रहा है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अब उस ऐप वेरिएबल स्टोर से हम एक लिसन मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो लिसन मेथड दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो वो रहेगा जिस पोर्ट पर हमने इस सर्वर को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो रहेगा कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन तब एग्जीक्यूट होएगा जब ये सर्वर हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पोर्ट की वैल्यू यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पोर्ट की वैल्यू को हमने .env फाइल में अपने डिफाइन किया है, ठीक है ना। .env फाइल से कोई भी वैल्यू अगर हमने यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस .env और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू को यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन .env को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, .env को पहले तो वो इंस्टॉल होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट में और उसके साथ ही उसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद उस पर कन्फिग नाम का मेथड एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना। सर्वर हमने रन करने के बाद फिर हमने अपने इस सर्वर को MongoDB से कनेक्ट भी किया है। MongoDB से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें Mongoose यूज किया है, ठीक है ना। Mongoose को पहले हमने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद Mongoose पर कनेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कनेक्ट मेथड एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है सिर्फ और वो रहता है हमारा URL, हमारे जो डेटाबेस है ना उसका URL रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अपने MongoDB एटलास में जो क्रिएट किया है वहां से वो URL हमने कॉपी करके यहाँ पर
अपने .env फाइल में उसको हमने स्टोर किया है, ठीक है ना, और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया है। उसको कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा डॉट कनेक्ट मेथड है ये प्रोमिस रिटर्न करता है, ठीक है ना। प्रोमिस रिटर्न करता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए हम .then.catch मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि अगर ये सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया मोंगोज के थ्रू एटलास से, मोंगोडीबी एटलास से, तो हमारा .then के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होएगा। लेकिन अगर कनेक्ट होने में कोई एरर आई, कोई इशू आया, तो हमारा ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने मोंगोडीबी को कनेक्ट किया है और उसके बाद क्या किया है, सर्वर को हम रन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक एपीआई क्रिएट करते हैं पोस्ट डेटा की। डेटा को पोस्ट करने के लिए एक एपीआई क्रिएट करते हैं, लेकिन एपीआई क्रिएट करने से पहले हमने क्या करना होगा कि डेटा को जब भी हम पोस्ट करते हैं ना, तो जो डेटा आएगा हमारे पास वो डेटा किस टाइप का होगा, मतलब बॉडी के अंदर पेलोड क्या रहेगा, तो वो पेलोड डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कि वो किस तरह का पेलोड होएगा, मतलब उसमें टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होएगा, क्या रहेगा उसमें, तो उस पेलोड को डिफाइन करते हैं, एक तरह से उसका ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं मॉडल नाम की, मॉडल डॉट जेएस करके एक फाइल मैंने क्रिएट की, और इस मॉडल जेएस फाइल में मैं वो ब्लूप्रिंट डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। और वो जो ब्लूप्रिंट यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा वो भी मैं मोंगोज के थ्रू ही डिफाइन करूंगा, ठीक है ना, वो मोंगोज की हेल्प से डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मोंगोज को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मोंगोज को इंपोर्ट किया और वो जो ब्लूप्रिंट होता है हमारा उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्कीमा, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे हम, स्कीमा बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक टू डू लिस्ट का स्कीमा क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट टू डू स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। स्कीमा क्रिएट करने के लिए या कोई भी ब्लूप्रिंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसको इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हम किसका, न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा क्लास का, ठीक है ना। किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर वो जो हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, स्कीमा यहाँ पर बोल रहे हैं हम ब्लूप्रिंट को, तो वो जो ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं उसको हमने टू डू स्कीमा नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है ना। अब ये जो हम यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इस पर हमने एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डिफाइन करना होता है, और ये जो आर्ग्यूमेंट रहेगा ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ये जो आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर पास किया ना, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम एज अ की वैल्यू पेयर्स वो डिफाइन करते हैं कि इसमें जो पेलोड आएगा वो क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ टास्क, ठीक है ना, टास्क, और उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि जो टास्क रहेगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, उसका टाइप क्या रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। फिर उसके बाद मैं सेकंड यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मैं यूजर, और यूजर की जो मैं डिफाइन करता हूँ कि उसका जो टाइप रहेगा, यूजर का टाइप तो रहेगा हमारा स्ट्रिंग, और उसकी जो वैल्यू रहेगी ना वो रिक्वायर्ड रहेगा ट्रू। तो सेकंड मैंने यहाँ पर क्या किया है, सेकंड मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर यूजर, और यूजर का जो टाइप डिफाइन किया है स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब मुझे यूजर के लिए दो चीजें डिफाइन करनी थी, एक तो यूजर का टाइप भी डिफाइन करना था और दूसरा ये भी बताना था ये जो यूजर प्रॉपर्टी रहेगी रिक्वायर्ड रहेगी। रिक्वायर्ड मतलब कि जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पोस्ट डेटा करने के लिए, रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे अपने डेटाबेस में डेटा को पोस्ट करने के लिए, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यूजर जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। टास्क की अगर वैल्यू ना भी होए तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रिक्वायर्ड नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन इसको हमने यूजर को क्या किया है, रिक्वायर्ड किया है। तो किसी भी फील्ड को अगर हमने रिक्वायर्ड बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, टास्क को डायरेक्ट एज अ स्ट्रिंग उसकी वैल्यू डिफाइन कर दिया है कि ये जो टास्क है ये स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड वगैरह हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इसको सिंपल हमने स्ट्रिंग बना दिया है। लेकिन यहाँ पर ये जो यूजर है ना, यूजर में हमने इसकी दो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी थी, एक तो इसको इसका टाइप बताना था, दूसरा इसका ये बताना था कि वो रिक्वायर्ड रहेगा कि नहीं, ठीक है ना। रिक्वायर्ड ट्रू था तो उसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट कोलन के बाद उसको एक ऑब्जेक्ट असाइन किया, उसको ऑब्जेक्ट असाइन किया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसका टाइप भी डिफाइन किया और इसको ये भी बताया कि रिक्वायर्ड रहेगा कि नहीं, ठीक है ना। हम दो ही प्रॉपर्टी लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोंगोज डॉट मॉडल मेथड यूज करते हैं, और ये जो मोंगोज डॉट मॉडल मेथड है दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो हमारा क्या रहता है, ये नेम रहता है, ये जो नेम होगा हमारा यही डेटाबेस का नेम बनेगा। डेटाबेस जब हम क्रिएट करेंगे ना, जब भी ये पोस्ट करेंगे हम डेटा,
जब ये डेटा पोस्ट होएगा तो किस नेम पर ये पोस्ट होएगा, किस नेम से डेटाबेस क्रिएट होएगा, तो वो जो नेम हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो उस नेम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये जो नेम हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली एक तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब वहां पर जो डेटाबेस क्रिएट होएगा इस टू डू का डेटाबेस वहां पर क्रिएट होएगा, ये टू डूज, ठीक है ना, ये क्रिएट होएगा इसका, ठीक है ना। एक तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा इस ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। अभी सिंगुलर है ना तो टू डूज हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेकंड जो इसमें मोंगोज डॉट मॉडल में सेकंड आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो ये रहता है हमारा टू डू स्कीमा। जो हमने स्कीमा यहाँ पर क्रिएट किया है ना, ये टू डू स्कीमा, ये हम एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर टू डू। उसके बाद ये जो हमने टू डू वेरिएबल में इसको स्टोर किया है उसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टू डू, ठीक है ना। और टू डू को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए टू डू। तो इसको फाइल को सेव करता हूँ मैं। उसके बाद हम अपने आते हैं सर्वर पर। सर्वर पर मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के बाद और सर्वर रन हो रहा है। मोंगोडीबी यहाँ ऊपर हमने कनेक्ट किया और नीचे हमारा सर्वर रन हो रहा है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मिडल में हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे पोस्ट डेटा के लिए, ठीक है ना। पोस्ट डेटा के लिए एपीआई को क्रिएट करने के लिए हम ये ऐप ही यूज करेंगे। ये जो ऐप हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, इसका ये एक मेथड यूज करेंगे पोस्ट। तो ऐप डॉट पोस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐप डॉट पोस्ट हम जो यूज कर रहे हैं तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट हमने पास करने रहते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो हम ये हमारा ये रहेगा कि किस यूआरएल पर हम ये एपीआई हिट कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यूआरएल यहाँ पर पास करता हूँ न्यू, ठीक है ना। जो हमारा बेस यूआरएल रहेगा, बेस यूआरएल क्या रहेगा हमारा, लोकल होस्ट और 8000। यहाँ पर डॉट एनवी में हमने पोर्ट नेम 8000, पोर्ट की वैल्यू 8000 डिफाइन की हुई है ना, तो इसलिए बेस यूआरएल रहेगा हमारा लोकल होस्ट 8000 और स्लैश के बाद न्यू हमने लगाना होगा यूआरएल में। तो जब ये यूआरएल हम हिट करेंगे तो हमारी ये वाली एपीआई जो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो एपीआई हिट होगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हुआ। सेकंड आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर क्या पास करते हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट इसमें रहता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना। सेकंड आर्ग्यूमेंट ये हमारा कॉल बैक फंक्शन रहता है और ये कॉल बैक फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट रहता है हमारा रिक्वेस्ट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा रिक्वेस्ट रहेगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा रहता है इसमें रिस्पॉन्स। इसमें जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करने रहते हैं। एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा हमारा रिक्वेस्ट और सेकंड आर्ग्यूमेंट रहेगा हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं हम अपने कि जब भी ये एपीआई हिट होगी, पोस्ट एपीआई हिट होगी, तो इसमें बॉडी के अंदर कुछ डेटा आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, उस डेटा को यहाँ पर एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है ना। डेटा और डेटा को हम एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। कि जब ये पोस्ट एपीआई कॉल होएगी तो जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं तो उसमें बॉडी के अंदर डेटा पास करते हैं। तो उस डेटा को हमने यहाँ पर एक्सेस करने के लिए, जो फ्रंट एंड से हमारा डेटा आएगा, एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट। ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था हमारा रिक्वेस्ट, ये और डॉट लगाकर बॉडी, ठीक है ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज करते हैं और उसको सिंपल में यहाँ पर क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर प्रिंट करा के देखता हूँ, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है ना। ये डेटा मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डेटा हम कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने रिस्पॉन्स सेंड करना है, रिस्पॉन्स मतलब कि बैक एंड से जब हमारी एपीआई हिट हुई उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट है ये यूज करते हैं और रिस्पॉन्स हम सेंड करते हैं जेसन में, ठीक है ना। रिस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन इसके लिए हम यूज करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन और डेटा, ठीक है ना। डेटा नहीं, यहाँ पर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज पास कर रहे हैं डेटा रिसीव, ठीक है ना। सिर्फ यही कर रहे हैं हम अभी के लिए और मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक्सटेंशन में यूज कर रहा हूँ थंडर क्लाइंट, ठीक है ना। थंडर क्लाइंट यूज कर रहा हूँ और न्यू रिक्वेस्ट में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और यूआरएल हमने रखना है लोकल होस्ट 800, क्योंकि हमने 8000 पर क्रिएट किया हो ना, 800 और न्यू करके, ठीक है ना। न्यू करके न्यू रिक्वेस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी पोस्ट, क्योंकि ये हमने रिक्वेस्ट अभी पोस्ट क्रिएट किया है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट किया है। अब मैं थंडर क्लाइंट से इसको रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं और बॉडी के अंदर जो हमने डेटा पास करना है वो कौन सा पास करना है, वो बॉडी के अंदर ये डेटा पास करना है। उसमें दो फील्ड रहनी चाहिए, एक तो हमारा टास्क रहना चाहिए और वो स्ट्रिंग रहेगा उसकी वैल्यू, और दूसरा रहना चाहिए यूजर, ठीक है ना। तो मैं टास्क को यहाँ इधर से कॉपी करता हूँ और बॉडी के अंदर डबल कोट में टास्क, ठीक है ना, उसकी वैल्यू में पास करता हूँ फर्स्ट टास्क, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो हमारी फील्ड रहेगी वो रहेगी यूजर, ठीक है ना, और इसकी मैं वैल्यू पास करता हूँ टेस्ट यूजर,
टेस्ट यूजर वैल्यू पास करता हूँ और यहाँ पर जब मैं सेंड करूँगा तो हमारी एपीआई हिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास मैसेज आया डेटा रिसीव, ठीक है ना। डेटा रिसीव्ड हो गया, मतलब कि हमारी जो एपीआई हमने यहाँ से सेंड की है वो एपीआई सक्सेसफुली हिट हुई है, ठीक है ना। हमारे पास रिस्पॉन्स भी आया है। तो सर्वर में हम देखते हैं हमने यहाँ पर जो एक कंसोल किया था डेटा को, जो हमने यहाँ पर कंसोल किया था ना, बॉडी से डेटा को गेट करके जो कंसोल किया था कि वो हमारे कंसोल में प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हम बैकएंड यूज कर रहे हैं तो जो कंसोल है ये हमारा टर्मिनल पर प्रिंट होएगा। तो टर्मिनल पर जो है हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है ये अनडिफाइन आ रहा है, मतलब जो फ्रंट एंड से हमने यहाँ पर डेटा भेजा है एज अ बॉडी पेलोड, हमने जो ये डेटा भेजा है ये हमारा सर्वर पर रिसीव नहीं हो रहा है। रिसीव क्या हो रहा है हमारे सर्वर पर, अनडिफाइंड रिसीव हो रहा है। तो इस डेटा को जो हमने फ्रंट एंड से जो डेटा भेज रहे हैं इधर से, और सर्वर में अगर हमने इसको रिसीव करना है, मतलब इसको अगर हमने सर्वर में रीड करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हम इसको डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते ऐसे, बल्कि हमने एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जो हेल्प करेगा इसको रीड करने में, ठीक है ना। तो उसके लिए हम पैकेज यूज करते हैं बॉडी पास, क्योंकि ये जो हमारे डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है इसको डायरेक्ट हम सर्वर में रिसीव नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम सर्वर पर रीड नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी पैकेज यूज करेंगे, वो यूज करेंगे बॉडी पार्सर। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल को अपने किल करता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ npm i बॉडी पार्सर। ठीक है ना। बॉडी और सर्वर को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर उसको यूज भी करते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्ट बॉडी पार्सर रिक्वायर बॉडी पार्सर से पैकेज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। उसके बाद इसको हम यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं, हम ऐप में से एक फंक्शन यूज करते हैं, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं ऐप डॉट यूज, ठीक है ना। और उस ऐप डॉट यूज के अंदर हम ये बॉडी पार्सर जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है इसको, और इसके एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर डॉट जेसन। जब हम ऐसा करते हैं कि ऐप डॉट यूज से बॉडी पार्सर के जेसन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे अब क्या रहेगा, हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है ये रीडेबल फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएगा, और कंसोल में भी ये रीडेबल फॉर्मेट में हमारे पास प्रिंट होएगा, ठीक है ना। अब मैंने फाइल को सेव किया है, फाइल को मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और न्यू रिक्वेस्ट में यहाँ पर सेंड करता हूँ, ठीक है ना। ये करता हूँ मैं सेकंड टास्क और यूजर सेम रखता हूँ, ठीक है ना। अब मैं सेंड करता हूँ डेटा। अब जब मैंने डेटा यहाँ पर सेंड किया तो यहाँ पर देखो हमारे पास कंसोल में टास्क, सेकंड टास्क और यूजर टेस्ट यूजर आ गया है, ठीक है ना। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बॉडी पार्सर की हेल्प से हमने क्या किया, अपने फ्रंट एंड से जो भी हमारा डेटा आएगा, फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट में डेटा आएगा बॉडी के अंदर एज अ पेलोड, उसको हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डेटा हमारे पास आया है, जो भी हमारे पास ये जो डेटा आया है अभी बैकएंड में सेव नहीं होएगा, ठीक है ना। बैकएंड में सेव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमने बैकएंड में सेव कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंसोल को तो हटाता हूँ, यहाँ पर बैकएंड में एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, न्यू टू डू, ठीक है ना। जब भी हमने कोई भी नया डेटा बैकएंड में स्टोर कराना होगा, बैकएंड में पोस्ट कराना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और इंस्टेंस किसका क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस इसका क्रिएट करेंगे मॉडल का। जो हमने मॉडल यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है ना, कि टू डू करके मॉडल एक्सपोर्ट किया है, तो इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे न्यू टू डू, ठीक है ना। इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसके अंदर जो भी हम यहाँ पर डेटा पास करेंगे, जो भी डेटा पास करेंगे, जिस फॉर्मेट में भी हम डेटा पास करेंगे, वो हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो रहा है इधर से, उसको इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है ना। उसको इम्पोर्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल स्पेस, ठीक है ना। ये इम्पोर्ट हो गया, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर ये इसका नया इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने, ठीक है ना। और रिस्पॉन्स से पहले ये देखो, ये तो नीचे तो हमारा रिस्पॉन्स है, ये हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। रिस्पॉन्स से पहले मतलब ये जैसे ही हमने डेटा आया हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम डेटा गेट कर रहे हैं, और डेटा क्या आएगा हमारे पास, ये डेटा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, डेटा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसमें दो फील्ड है, एक तो टास्क है और एक है यूजर। तो ये जो डेटा आ रहा है हमारा इस डेटा नाम के वेरिएबल में, इस पूरे को हम एज इट इज इसमें स्टोर करा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें स्टोर करा रहे हैं। और उसके बाद ये तो हमने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसको हमने सेव करना होगा, न्यू टू डू डॉट सेव। ये जो इंस्टेंस क्रिएट किया ना, इसको सेव करना होगा, ठीक है ना। अभी जो डेटा हमारा सेव होएगा ना, ये सेव होने में टाइम लेगा। मतलब ये डेटा पहले फ्रंट एंड से आएगा, फिर बैक एंड में जाएगा, वहां पर सेव होएगा, तो इस टाइम लेगा। तो इसलिए क्या है, ये हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है, इसको एसिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पर अवेट यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, अवेट कीवर्ड यूज किया। और उसमें भी ये करूंगा मैं कि जो भी यहाँ से इधर से रिस्पॉन्स आएगा उसको एक
कांस्टेंट में स्टोर कर लिया है। सेव टू डू करके इसको एक कांस्टेंट में स्टोर कर लिया है। और जो हम रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर रहे थे ना, अभी मैसेज सेंड कर रहे थे डेटा रिसीव, ये तो हार्ड कोडेड था, बल्कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो मैसेज सेंड करूँगा ना, तो वो सेव टू डू ही सेंड करूँगा। मतलब कि मैसेज जो ये हमारा डेटा है जब वो बैकएंड में सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद जो भी ये डेटा उधर से हमारे पास आएगा, बैकएंड से जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो सेव टू डू में, टू डू फंक्शन में सेव टू डू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसको ही मैं यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ उसको, और इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो मैं करता हूँ थर्ड टास्क, और इसको सेंड करता हूँ। तो सेंड करता हूँ तो इस बार हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है, इस बार हमारे पास वो रिस्पॉन्स आया जो बैकएंड से डेटा सेव होने के बाद जो बैकएंड ने क्या रिस्पॉन्स दिया है हमारे पास, जो दो फील्ड हमने वहां पर पोस्ट किया वो तो है इसमें, थर्ड टास्क और टेस्ट यूजर। उसके बाद दो चीज उसने एक्स्ट्रा ऐड किया है, एक आईडी और अंडरस्कोर आईडी, एक अंडरस्कोर वी। ठीक है ना। तो ये जो आईडी है ना, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट हम पोस्ट करेंगे, ये बैकएंड ऑटोमेटिकली हमारा मोंगोडीबी एटलास आईडी क्रिएट करेगा सबके लिए अलग अलग। ठीक है ना। और ये जो हमारा यहाँ पर डेटा है वो हमारा मोंगोडीबी एटलास में भी स्टोर हो चुका होगा। अगर हम यहाँ पर देखें और हम यहाँ पर आए अपने मोंगोडीबी में, क्लस्टर पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक डेटाबेस बन जाएगा। क्लस्टर पर क्लिक करने के बाद ब्राउज कलेक्शन के बाद हमारा यहाँ पर ये टू डूज नाम का, ये टू डूज है ना जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, ये टू डू इस नाम का ये वो डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया है। और ये सिंगुलर बन चुका है, और ये ये लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है, और ये प्लूरल बन चुका है, एस ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है ना। और जितना, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो सारा टेस्ट के अंडर में आएगा। ठीक है ना। और ये जो थर्ड टास्क और टेस्ट यूजर हमने वहां पर पोस्ट किया था, यहाँ पर ये आ चुका है। अगर हम दूसरा कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट यूज करते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, और टेस्ट यूजर 2 हम यूज करते हैं, तो ये मैंने सेंड किया, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। ओके। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है ना। रिफ्रेश करने के बाद अब हमारे पास यहाँ 2 डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। हमारे पास क्या है ना, दोनों डेटा आ चुके हैं जो हमने वहां पर पोस्ट किए। ठीक है ना। तो ये मतलब ये कैसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो हमने क्या करना रहेगा, जो भी हम डेटा पोस्ट करेंगे कि उसमें ये क्या बॉडी के अंदर हमने क्या पेलोड पास करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट अगर हमने क्रिएट करना है तो उसका मॉडल क्रिएट करना होगा। ठीक है ना। मॉडल मतलब उसका स्कीमा क्रिएट करना होगा, उसका ब्लूप्रिंट कि उसमें डेटा रहेगा तो कैसा रहेगा। ठीक है ना। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोंगूज पैकेज यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। मोंगूज पैकेज यूज कर रहे हैं, तो मोंगूज को सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम मोंगूज का एक इंस्टेंस, मोंगूज डॉट स्कीमा का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। और ये जो मोंगूज डॉट स्कीमा होता है, इसके अंदर ही एज अ आर्ग्यूमेंट हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमने की वैल्यू पेयर्स में वो अपना टाइप डिफाइन करते हैं कि कैसा डेटा रहेगा, कि जो डेटा हमारे पास एज अ बॉडी में आएगा वो किस तरह का रहेगा, कि उसमें कौन सी फील्ड रहेगी, कि एक तो टास्क रहेगा, यूजर रहेगा। अगर मैं यहाँ पर यूजर ना दूं, क्योंकि यूजर पास ना करूं मैं अगर यहाँ पर, क्योंकि यूजर हमारे यहाँ रिक्वायर्ड ट्रू है, तो इधर से हमने यूजर पास करना ही रहेगा। अगर मैं यूजर पास ना करूं यहाँ पर और रिक्वेस्ट सेंड करूं तो हमारे पास एरर आई। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है ना, एरर आई है। ठीक है ना। यहाँ पर एरर आया, ये मुझे डेटा सर्वर दोबारा से स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना रहेगा, ये यूजर को पास यहाँ से सेंड करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यूजर की जो प्रॉपर्टी डिफाइन किया ना वो रिक्वायर्ड की है। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो भी हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे तो वैसा ही डेटा हमने यहाँ पर पास करना रहेगा। ठीक है ना। कि ये फर्स्ट उसमें प्रॉपर्टी रहेगी टास्क, सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी यूजर। ठीक है ना। हमने टास्क डिफाइन की थी यहाँ से, और यहाँ से की थी हमने यूजर डिफाइन की, तो उसमें ये बताया था कि इसकी वैल्यू रहेगी, इसका जो टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और जो ये रहेगी रिक्वायर्ड रहेगी ट्रू। ये स्कीमा क्रिएट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, मोंगोज का एक मॉडल मेथड एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो मॉडल मेथड होता है ना, ये 2 आर्गुमेंट हमारा एक्सेप्ट करता है। 2 आर्गुमेंट हमने इसमें पास करने रहेंगे। एक तो वो रहेगा कि जो डेटाबेस हमारा क्रिएट होएगा, यहाँ पर ये जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है ये टू डूज, ठीक है ना, कि किस नाम से क्रिएट होएगा। तो ये जहाँ पर जो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा रहेगा स्ट्रिंग में, तो उस नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट होएगा। लेकिन ये जो यहाँ पर हम नेम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये जनरली इस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट हम अपना ये जो स्कीमा यहाँ पर हमने डिफाइन किया उस स्कीमा को उस स्कीमा को पास करते हैं।
उसके बाद ये जो हमारा मॉडल है इसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। इसको एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं कि जो भी ये रिटर्न करेगा ना, ये फंक्शन हमने एग्जीक्यूट किया, जो भी रिटर्न करता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो ये जो टू डू है ना, इसके अंदर हमने इसको स्टोर करके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके, बैकएंड में हम एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हमने इसको टू डूज को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम अपने सर्वर जेएस फाइल में जहाँ पर हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, तो एपीआई जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो एपीआई के कोई भी इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे या कोई भी न्यू डेटा जब हम पास करेंगे, पोस्ट करना चाहेंगे, तो उसको क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर टू डू एक्सपोर्ट किया है तो उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, न्यू कीवर्ड से क्या करते हैं हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसका। ठीक है ना, इंस्टेंस मतलब कि उसका एक तरह से मान सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये न्यू टू डू हमने, न्यू टू डू ये जो मॉडल से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से मॉडल से आ रहा है, इस मॉडल से। ठीक है ना, तो इसका यहाँ पर ये हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है ना, न्यू टू डू के अंदर वो इंस्टेंस आ गया और उस इंस्टेंस में यहाँ पर जो भी हम डेटा पास करेंगे, जिस भी स्ट्रक्चर में हम डेटा पास करेंगे ना, तो वो वही स्ट्रक्चर में डेटा हमारे पास यहाँ पर बैकएंड में सेव हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जैसा हमारे पास डेटा आ रहा था, हमारे पास डेटा क्या आ रहा था, अगर हमने कंसोल में देखें, कंसोल में हम देख रहे थे तो हमारे पास ये डेटा आ रहा था कंसोल डॉट लॉग डेटा, ये एक बॉडी आ रहा था और उसमें क्या आ रहा था। ठीक है ना, ये मैं इसको करता हूँ फोर्थ करता हूँ। ठीक है ना, सेंड करता हूँ। तो कंसोल में ये देखिए कि हमारे पास ये जो डेटा आ रहा था ना, ये सिर्फ एक बॉडी आ रहा था। ठीक है ना, ये एक बॉडी आ रहा है और इसमें क्या है, एक टास्क प्रॉपर्टी है और एक यूजर प्रॉपर्टी है। तो एज इट इज जो भी हमारे पास ये डेटा का स्ट्रक्चर है, ये एक इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है। तो जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है ना, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर। यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मतलब ये जो डेटा है ना, जो भी स्ट्रक्चर होएगा ना, उसी स्ट्रक्चर का पोस्ट वहां पर स्टोर होगी। तो पहले तो इंस्टेंस क्रिएट किया है, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद फिर हमने उसको सेव करना होगा। न्यू टू डू, ये जो न्यू टू डू आ गया ना हमारे पास, इस पर हम सेव मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। सेव मेथड जो एग्जीक्यूट करेंगे, ये सेव मेथड एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा, तो उसके लिए हमने अवेट कीवर्ड यूज किया है। और जब ये सेव हो जाएगा ना, तो ये सेव टू डू में हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा कि जो भी पूरा सेव होने के बाद वहां पर पूरा डॉक्यूमेंट जो वहां पर क्रिएट होएगा डेटाबेस में, वो यहाँ पर हमारा सेव टू डू नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उस वेरिएबल को ही हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर लें। ठीक है ना, तो एपीआई से जो हमारा रिस्पॉन्स आता है, तो वो रिस्पॉन्स हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके इस फंक्शन में सेंड करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह हम अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। गेट रिक्वेस्ट भी ऐसे ही क्रिएट करते हैं, उसमें हम यूज करेंगे गेट फंक्शन और यहाँ पर यूआरएल रहेगा और ये इस तरह ये एक असिंक फंक्शन रहेगा, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले मोंगोडीबी क्रिएट करते हैं और अपना जो बैकएंड है ना उसका सर्वर क्रिएट करते हैं। मोंगोडीबी कनेक्ट करते हैं और सर्वर क्रिएट करते हैं और उनके बीच में हम अपनी रिक्वेस्ट को क्रिएट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, उन सबको। ठीक है ना, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने से पहले क्या करना रहता है, हमने उसका मॉडल क्रिएट करना रहता है। मॉडल मतलब उसका ब्लूप्रिंट करना रहता है। ठीक।